चलिए 13 नंबर का एक और चैप्टर है आप भी हो, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत सारे चीज़ है जिसके बारे में जानकारी देनी है और उसके बाद फिर एक एक करके एक्सरसाइज को ख़त्म करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को समझते हैं। मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है ना। तो मैट्रिक्स ठीक है, इसको हिंदी में आबियो बोलते हैं। हालांकि मैट्रिक्स ही बोलने में ठीक लगता है, आप हमेशा आबियो नहीं बोलिएगा। जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो फिर जब आप बनाइएगा तो उस समय आप ऑटोमेटिक आप खुद बोलिएगा कि मैट्रिक्स ही हमें अच्छा लगेगा बोलने में। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है आप आबियो बोलिए या फिर मैट्रिक्स बोलिए, दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। तो समझते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है ना। देखिए मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन है, और डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब डिफिनेशन याद रखें, परिभाषा याद रखेंगे, उसका मतलब समझेंगे क्या है। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, उसका रीजन समझना है, उसका परिभाषा से निकल करके क्या आ रहा है, तो इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो देखिए आबियो का मतलब होता है, यानी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स को आप किसी कोष्ठक में बंद करके रखते हैं। अब वो जो रखने का तरीका होगा वो होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए रखने का, है ना। तो उस स्थिति में उस पूरे सिस्टम को, यानी कि उस प्रकार से आप रखे हैं उस चीज़ को आप क्या बोलिएगा, आबियो बोलिएगा। अब देखिए कैसे है, जैसे हमने बोला कुछ एलिमेंट्स है यानी अवयव है ना, अवयव है। तो मान लिया जाए कि अवयव है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, पोटरी में बंद करके रखे हैं, 7 है 8 है 9 है, ऐसे करके पोटरी में बंद करके रखे। पोटरी मतलब समझ रहे हैं ना, गठरी में बंद करके रखे हैं। अब इस चीज़ को क्या करना है कि आपको आव्यूह बनाना है, इस चीज़ से आपको आव्यूह बनाना। तब देखिए आव्यूह बनाने के समय में आपको याद रहना चाहिए दो टाइप का आप कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक इस टाइप का आएगा और एक आता है इस टाइप का आता है। तो देखिए इसमें हम बोले कि सही तरीका से रखना है, यानी कि सुव्यवस्थित तरीका से रखना है। तो कैसे रखिएगा, अब कोई आएगा बोलेगा कि 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 4 रखें, यहाँ 6 रख देंगे, फिर 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे। तब अब इसको देखिए, और एक और लिख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर पूछा जाए कि ये दोनों जो लिखा हुआ है तो दोनों में से कौन सा जो है कि सुव्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, यानी अच्छा लग रहा है देखने से, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। ये देख रहे हैं ये अटपटेला टाइप का रखा हुआ है, तो अटपटेला टाइप का रखा हुआ रहेगा तो वो मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, आप जब भी एलिमेंट्स को रखिएगा यानी अवयव को, तो उसको एक सुव्यवस्थित तरीका से रखना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है, क्या चीज़, आव्यूह बोला जाता है। अगर हम चाहें इसमें रखने के लिए तो इसमें भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रहेगा एक चीज़ और इसमें कि आपको दो अवयव के बीच में कोमा का चिन्ह नहीं लगाना, यानी कि ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करना नहीं है। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखे, 7 लिखे, 5 लिखे, 8 लिखे, 6 लिखे और 9 लिखे, तो इस टाइप से आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के यही हुआ, इसका कहानी हुआ कि अवयवों को इस टाइप के कोष्ठक में, अच्छा इस टाइप के कोष्ठक कहने का मतलब हो गया कि बड़ी कोष्ठक है ना, तो इस कोष्ठक में या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत अवयवों को सुव्यवस्थित तरीका से लिखने की जो विधि होती है वही कहलाता है आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आव्यूह कहते हैं। चलते हैं आगे। तो देखिए जब आव्यूह पढ़ेंगे तो इसके एक एक जो पार्ट होता है इसके बारे में जानकारी लेना है। तो देखिए क्या है कि यहाँ रो लिखे हैं, यहाँ पर कॉलम लिखे हैं। तो रो और कॉलम को सबसे पहले समझेंगे कि रो कॉलम क्या है। देखिए जैसे एक आव्यूह बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें रो कौन सा होगा और कॉलम कौन सा होगा, तो देखिएगा जो खड़ा लाइन होगा है ना, जो खड़ा लाइन होगा इसको आप बोलिएगा, आप इसको बोलिएगा स्तंभ बोलिएगा, यानी कि कॉलम, है ना, क्या बोलिएगा, कॉलम बोलिएगा। अब उसके बाद जो पड़ा होगा, पड़ा मतलब समझ रहे हैं, पड़ा कहने का मतलब ऐसे, तो इसको आप बोलिएगा क्या चीज़, रो बोलिएगा। क्या बोलिएगा, रो।
और रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। एक बार और आप इस चीज़ को बढ़िया से समझिए। देखिए क्या हम बोले, जो खड़ा लाइन है उसको क्या बोलना है? स्तंभ बोलना है। और जो पड़ा लाइन है यानी कि जो पड़ा लाइन है उसको बोलना है पंक्ति बोलना है। तो अगर हम पूछें आपसे कि ये लाइन को बताइए, आप क्या कहिएगा? ये लाइन को आप क्या कहिएगा? ये खड़ा है कि पड़ा है? तो यहाँ पर पड़ा है, तो पड़ा है तो इसको आप बोलिएगा आर, इसको भी बोलिएगा आप आर। आर कहने का मतलब पंक्ति, रो। अच्छा जी, एक बात और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर हम पूछें कि रो कितने हैं, तो 2 रो है ना। एक रो ये वाला हो गया और दूसरा रो ये वाला हो गया। तो यहाँ पर R1 लगाइए और यहाँ पर लिखिए R2 लिखिए। इससे पता चलता है कि हम जो है पहला रो में हैं और यहाँ जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, ये दूसरा रो है। ठीक है। अब देखिए इसी में और थोड़ा सा व्याख्या करें हम, तो ये देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये तीनों को देखिए, है ना। ये तीनों क्या है? खड़ा है। तो इस स्थिति में आप इसको क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा कॉलम बोलिएगा, स्तंभ बोलिएगा। तो देखिए स्तंभ जो हो गया, इसको हम सी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं और यहाँ पर भी सी लिखते हैं। अब पूछेंगे कि इसमें कितने कॉलम हैं, तो आप कहिएगा ना कि 3 कॉलम है। क्यों 3 कॉलम है? क्योंकि 3 नज़र आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं C1, C2 और C3 लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस समझाने काम कर रहे हैं रो और कॉलम को। जैसे ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे, ई लिखे, एफ लिखे, जी लिखे, एच लिखे, आई लिखे, जे लिखे, है ना, के लिखे, एल लिख दिए। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें रो कितने हैं, तो गिनती करिए ना, गिनती करिए इसे करके, है ना। 1 रो, 2 रो और 3 रो हो गया ना। तो इसको आर, इसको भी आर, इसको भी आर। देखिए ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। अगर इसी में हम चर्चा करें कॉलम कितने हैं, तो क्या करना है? ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। इसको बोलेंगे C1, C2, C3 और C4 बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के यही कहानी है कि जो आव्यूह है यानी मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है, रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ अगर समझ में आपको आ गई, तो आपको अब समझना इसकी कोटि। ठीक है। तो कोटि हम समझाते हैं कि कोटि क्या चीज़ होती है। ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें पहले, उसके बाद हम कोटि की चर्चा करेंगे कि इसको सूचित किया जाता है किस चीज़ से, है ना। इंडिकेशन इसका क्या है? देखिए इसका इंडिकेशन जो है यानी कि सूचित जो किया जाता है, सूचित जो किया जाता है, ABCD जो होता है ना, ABCD, इसके जो है बड़ी लेटर से। ठीक है। यानी बड़ी लेटर से हम इसको क्या करेंगे? सूचित करेंगे। जैसे अगर कोई बोले, सूचित करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लिखे यहाँ पर A बराबर 1, 2, 3 और 4 लिखे, तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स को आपने किस चीज़ से सूचित किया, तो आप क्या कहिएगा कि A से सूचित किए। अगर हम बोले B बराबर 2, 4, 6x, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम पूछेंगे कि इसको किस चीज़ से सूचित किया है, तो आप बोलिएगा कि हम B से सूचित किए हैं। ठीक है। तो सूचित जो किया जाता है बड़ी लेटर से सूचित किया जाता है, इतना याद रखना है हमेशा, बड़ी लेटर से। तो ABCD में जो जितने भी लेटर्स हैं तो सभी में आपको क्या करना है कि बड़ी लेटर से इसको इंडिकेशन करना है। अब देखिए कोटि की चर्चा होती है, तो कोटि कैसे बनता है? कोटि कैसे बनता है? यानी ऑर्डर। ठीक है। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर भी कहते हैं। देखिए आदत सी हो जाती है बोलते बोलते, है ना। कोटि बहुत कम लोग बोलते हैं और ऑर्डर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किस ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है। ठीक है। तो ऑर्डर क्या है? रो की संख्या, रो की संख्या को m से सूचित किया जाता है। रो की संख्या को m से सूचित किया जाता है और कॉलम की संख्या को n से सूचित किया जाता है।
एक बार फिर से समझिए, रो की संख्या को अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें रो की संख्या को m से सूचित किया जाता है और कॉलम की संख्या को n से सूचित किया जाता है। अब आपको अगर पूछे कोटि कि उस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, तो आपको क्या करना है कि रो की संख्या को m क्रॉस यानी कि इस टाइप से लिखना है, m क्रॉस n के रूप में लिखना है। तो यही आपका होता है कोटि होता है। अगर मैं पूछूं, अभी इसमें बात करते हैं इसी चीज़ में, मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ इसकी कोटि क्या है, तो हमने क्या बताया कि रो की संख्या क्रॉस और कॉलम की संख्या को क्या करना है, ऐसे करके लिखना है, यानी गुना करके लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रो कितने हैं, 1 2 3 है, तो इसकी जो कोटि होगी, रो की संख्या 3 है तो यहाँ 3 और कॉलम की संख्या 1 2 3 4, 3 गुना 4 के रूप में लिखेंगे। अगर मैं बात करूं कि इसमें रो कितने हैं, R1 R2, कॉलम कितने हैं, C1 और C2, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि यानी कि 2 रो और कॉलम 2, यानी कि पहले पड़ा को लिखना है, पड़ा की संख्या को, उसके बाद खड़ा की संख्या को गुना कर देना है। तो इस प्रकार से कोटि निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से हम पूछते हैं कि इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए इसमें रो कितना, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया ना, तो यानी कि 2 लिखिए यहाँ पर, और कॉलम कितना, 1 2 3, यहाँ पर 3। तो आप याद रखिएगा कि जब भी मैट्रिक्स आप लिखिएगा तो इसकी कोटि हमेशा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ नहीं लिखिएगा, अगर लिख भी दीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी वालों ने जो दिया है, जो बताया है, यहाँ पर लिखने का रूल बताया गया है, तो आप यहाँ पर ही लिखिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब लिखने का क्या, कोई बोलेगा कि नहीं हम तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप लिखिए यहाँ पर। आप यहाँ पर लिखिएगा तो हो सकता है आपको परेशानी होगी, तो आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। 2 क्रॉस 3। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे b = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ऐसे करके लिखिए। हम पूछेंगे कि बताइए इसकी कोटि क्या है। देखिए रो कितने हैं इसमें, 1 2 3, है ना, 3 और कॉलम कितने, 1 2 3, यानी कि इसमें नज़र आया रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें और बातें करेंगे कि कितने, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में पूछेगा कि कितने अवयव हैं, तो अवयव है तो क्या करेंगे, इसको गिनती करेंगे। जब हमारे पास कोटि का मान मालूम है तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना करके निकाल लेंगे। अगर मैं पूछूं कि बताइए इस मैट्रिक्स में अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं, तो कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिन लेंगे। क्यों गिनेंगे, गिनने से कोई फायदा ही नहीं, जब कोटि पता है तो आराम से पता कर पाएंगे। 2 3 6, यानी कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 हो गए। अगर हम इसमें बात करें कि कितने अवयव हैं, अवयव कितने हैं, तो उस स्थिति में 3 3 9, यानी कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम अवयव का पता कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। अभी तो क्या कर रहे थे कि ऊपर ऊपर इसको समझाने का काम किया कि मैट्रिक्स क्या है, इसमें रो कौन होता है, कॉलम क्या होता है, फिर ऑर्डर क्या है ना, कितने इसमें अवयव होते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो इसके बारे में हमने देखा। अब क्या आपको देखना है कि थोड़ा सा डीप जाना है, यानी कि डीप जाना है। देखिए डीप कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, AIJ। हम समझाएंगे इसका मतलब, टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर B = लिखे हैं BIJ, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से C लिखते हैं तो C लिखेंगे IJ। अच्छा इसमें एक चीज़ हम नहीं लिखे, कोटि नहीं लिखे, तो कोटि जो भी होगा, जैसे हम लिखे यहाँ पर कोटि m गुना n के रूप में, m गुना n के रूप में, m गुना n के रूप में। अगर बात करें कि m क्या है, तो रो की संख्या, और n क्या है, तो कॉलम की संख्या है, ठीक है।
अब देखिए एक काम करते हैं, इसको बनाने का काम करते हैं। कैसे बनाएंगे उस चीज़ को समझेंगे। जैसे अगर हम लिखें, यहाँ पर लिखें ए बराबर, फिर लिखते हैं ए बराबर, फिर लिखते हैं ए बराबर कितना 24 यानी 24 बोले हैं। अब इस चीज़ को कोई भी विद्यार्थी तब समझ सकता है जब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब है ना। इन्हें कि बस वीडियो बदले चल दिए तब तो हो गया भैया। तो कहीं पर भी अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो काम आपका होने वाला नहीं है। आपको कहीं पर नहीं जा करके कोशिश तो करना ही पड़ेगा। तो a = 1 2 लिखे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जानते क्या है, ये सदस्य है, यानी कि एलिमेंट है। ये क्या है, सदस्य है। अगर बात करें कि ये कहाँ का सदस्य है तो आपको बोलना है ये 1 देख रहे हैं, यहाँ पर 2 देख रहे हैं। आप बोलिएगा कि पहला रो और दूसरा कॉलम में है, ठीक है। पहला रो और दूसरा कॉलम में है। अगर हम इसमें बात करें कि आप मुझे बताइए कि ये कहाँ का अवयव है, कहाँ का सदस्य है, तो आप बोलिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ का अवयव है, तो आपको बताना है यहाँ पर 2 देख रहे हैं, m का मान 2 है और n का मान 4 है। तो आपको बोलना है कि हम दूसरे रो में हैं और चौथे कॉलम में हैं। अब इस चीज़ को कैसे समझा जाएगा तो देखिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने का काम करेंगे, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23 देखा पड़ रहा है, देखो A31, A32 और A33 लिखे हैं। 3x3 का है, 3x3 का है। अब देखिए इस चीज़ में हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें आपसे कि बताइए A11 कौन सा रो में है, तो क्या कहिएगा, पहला रो में है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला रो और पहला कॉलम। तो 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रो की संख्या, और ये जो यहाँ पर भी जो 1 लिखा हुआ है ये कॉलम की संख्या बता रहा है, यानी पहला रो और पहला कॉलम में। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम कौन सा रो में है, तो पहला रो और ये 2 देख रहे हैं, ये किसकी संख्या बता रहा है, कॉलम की संख्या। यानी कि हम पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। यहाँ पर A13 लिखे हैं, तो कौन सा रो में है, पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है। अब आपको ये बताना है कि ये 32 है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा किस में है, मतलब कि कौन सा रो कौन सा कॉलम में है। देखिए यहाँ पर 3 जो है, यानी 3 से पता क्या चला कि 1 2 3 यानी तीसरा रो, 1 2 यानी दूसरा किसमें, कॉलम में है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है ना, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे A बराबर हम लिखे 2 4 6 8 10 12 लिख दिए से, है ना। बहुत कुछ लिख सकते हैं। पहले ये बताना कोटि क्या है, 1 2 यानी 2 और कॉलम 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए A23 का मान कितना है, A23 का मान कितना है, A23 का मान कितना है। यानी कि हम दूसरे रो की चर्चा कर रहे हैं और कॉलम आपका क्या है, तीसरा है। तो दूसरा रो ये तो होगा नहीं, ये होगा दूसरा रो, तो दूसरा रो में आ गए अभी तक। और कॉलम है, ये दूसरा रो हो गया, कॉलम है तीसरा है, तो तीसरा पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो कौन सा कॉमन आया, यही ना आया। तो यही आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 लिख दिए। फिर इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि ये 11 का मान कितना है, तो ये बोलिएगा 2। ये 12 का मान कितना है, तो 4 है। ये 13 का मान कितना है, तो 6 बोलिएगा। समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये 21 इसको लिखेंगे। कई लोग तो सोचता है कि 11 12 13 कर दिए, यहाँ से 14 15 16 लिखना शुरू करेंगे। तो ये जो है नंबरिंग नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है कि किस रो और किस कॉलम की बात कर रहे हैं।
तो अगर हम बात करें कि ये 21, इसका क्या मतलब हुआ, ये 21 कहने का मतलब हुआ कि 2 जो है रो के नंबर को बता रहा है कि किस रो की चर्चा हो रही है। अच्छा बताइए, ये दूसरे रो की चर्चा कर रही है, तो ये कॉलम कौन सा, पहला, तो पहला तो यही ना होगा, यानी कितना आ गया, 8 आ गया। फिर ये 22 को लिखेंगे कितना, 10, और इसको तो लिख ही दिए थे। ये 23 का कितना मान आ रहा था, 12 आ रहा था भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमेंट्स को इसी टाइप से लिखा जाता है, AIJ। आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है कि हम समझ रहे हैं, हम किस रो की चर्चा करते हैं, किस रो की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जे जो होता है ये पता करता है किस कॉलम की चर्चा हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझना है, आई का मतलब होता है रो, यानी रो के बारे में बताता है कि किस रो में हम हैं। जे का मतलब होता है कि किस कॉलम में है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होता है वो जब भी होगा तो रो और कॉलम जरूर होगा। कोई भी अगर अवयव है तो रो और कॉलम जरूर होगा, यानी कि हम बता पाएंगे कि कौन सा रो में है और कौन सा कॉलम में है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 10 लिखे हैं, तो यहाँ पर पता चलता है ना कि हम कौन सा रो में हैं। तो पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, दूसरा रो। अब कॉलम कौन सा है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम में हम हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले रो की संख्या उसके बाद कॉलम की संख्या को लिख करके सूचित किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए अब देखिए आपको क्या करना है कि हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और उसको आपको मैट्रिक्स बनाना है उससे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा A बराबर AIJ, दिखाई पड़ रहा है ना, तो आई प्लस हम क्या लिखे, जे लिखे, दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ बोलिए कि दिखाई पड़ रहा है। आई प्लस क्या लिखे, जे। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे हम लिखे 2 क्रॉस 2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते दिखाई पड़ रहा है या नहीं। हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो 2 क्रॉस 2 का हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले देखिए आप समझिए कि 2 क्रॉस 2 का जब बनाइएगा इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो देखिए इसको पहले आप लिख लीजिए, तो A11 लिखेंगे, इसको A12 लिखेंगे। अच्छा ये हो गया, अब इसको लिखेंगे 21 और इसको लिखेंगे A22 लिखेंगे। अब फिर से वही बात फिर से आप सोचना शुरू नहीं कर दीजिएगा कि 11 लिखे, 12 लिखे, तो 13 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, इसे नहीं करना। क्योंकि देखिए 21 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इससे पता चलता है, ये 2 से पता चलता है कि किस रो में हम हैं और किस कॉलम में। तो अब देखिए अगर मान के चलिए इसके नीचे लिखना होता तो हम लिखते A31, A32, फिर उसके अगर नीचे लिखते तो A41, 42, इसी प्रकार से लिखते जाते हैं। तो आप इस चीज़ को कभी दिक्कत नहीं अपने आप में पहुंचाइएगा कि 11 लिखें, 12 लिखें, फिर यहाँ 13 से चालू नहीं करना है। ये 11 लिखे हैं, फिर क्या करना है 21 से, फिर उसके नीचे आएंगे तो 31 से चालू करेंगे, फिर 41 से, इस प्रकार से चालू करते जाएंगे, तब आपका जो है मैट्रिक्स बनेगा। यानी ये देखिए 2 क्रॉस 2 में आ गया। 2 क्रॉस 2 का रूप में क्यों है, क्योंकि देख रहे हैं ना, एक रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 के रूप में हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स बनाना है। ये क्वेश्चन आपके पास है कि A बराबर AIJ 2 क्रॉस 2, इसका मतलब कोटि बराबर I प्लस जे दिया हुआ है, और आपको बनाना है, क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो AIJ बराबर लिखते हैं I प्लस जे। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करना है, A11 निकालना है। तो निकालिए A11 निकालेंगे तो जहां पर आई है वहां पर 1 रखेंगे, और जहां पर जे है वहां पर रखेंगे, वहां पर भी 1 रखेंगे, क्योंकि दोनों तो समान ही है। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, 1, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए A12 निकालिएगा तो आई का मान कितना इसमें है, इस चीज को देखिए, यहाँ पर आई प्लस जे है ना, तो पहला होगा उसको आई का स्थान पर रखेंगे, और दूसरा जो होगा वो जे का स्थान पर रखेंगे। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, 2,
इसको ऐड करो तो 3 आ रहा है। फिर क्या करना है, ये 21 निकालना है। आई का स्थान पर अब हो जाएगा 2, फिर प्लस 1, 2 1 3 हो गया, और ए 22 है ना। आपको क्या करना है, आई का स्थान पर 2 और जे का स्थान पर भी 2, तो 2 2 हो गया, कुल मिला करके 4 हो गया। अब देखिए सभी एलिमेंट्स आपके पास आ चुका है, A11, A12, A21, A22। इन सभी को क्या करना है, मैट्रिक्स में ले जा करके रख देना है। ठीक है, कैसे, ऐसे A इज इक्वल टू, बोलिए A11 का मान कितना है, तो 2, A12 का मान कितना है, 3, A21 का मान कितना है, 3, A22 का मान कितना है, 4, और लास्ट में क्या करिएगा, कोटि लिख दीजिएगा 2 क्रॉस 2। तो यही आपका हो गया मैट्रिक्स बनाने का नियम है। एक एग्जांपल और देखेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल है आपका यहाँ पर रखा हुआ AIJ, यहाँ 2 क्रॉस 3, इसका मतलब हुआ कि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइड में बना लीजिए। जैसे हम यहाँ A इज इक्वल टू, रो 2 है यानी कि ये होगा और ऐसे होगा, कॉलम कितना है 3 है, तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर लिखिए A11, A12 और A13, एक रो हो गया। और दूसरा रो को लिखना है A21, A22, A23। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रो की संख्या है 2 है और कॉलम की संख्या जो है वो 3 है। ठीक है, अब देखिए आराम से निकालिए, क्या करना है, ये लिखा है AIJ इज इक्वल टू 2I प्लस J, ये लिखे यहाँ पर I। तो देखिए सभी एलिमेंट्स का मान क्या करना है, इससे निकालना है, यानी कि AIJ से निकालना है। तो पहले निकालते हैं A11, तो जहाँ पर I होगा वहाँ पर 1 रखेंगे और जहाँ पर J है वहाँ पर भी रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो 2 इंटू 1 प्लस J का मान कितना है 1 है, तो 2 इंटू यानी कि कुल मिला करके हो गया कितना 3 आ रहा है। ठीक है, फिर निकालिए A12। तो देखिए I का मान यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 गुना, हाँ यहाँ देखिए ये 2 है पहले से, I का मान कितना 1 है और प्लस J का मान कितना है 2 है, तो 2 गुना 1 2 2 2 कुल मिला करके 4 हो रहा है। फिर क्या करेंगे, A13 निकाल लेंगे। तो ये 13 निकालिएगा तो फिर 2 गुना 1 यानी कि I का मान कितना 1 है और J का मान, ये आप हमेशा याद रखिएगा, पहला I दूसरा J, और प्लस यहाँ पर करते हैं 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर J का मान कितना 3 आ रहा था, 2 और 2 और 3 कुल मिला करके 5 हो गया। ठीक है, अब और देखते हैं A21 निकालते हैं। तो देखिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, 2 I का मान 2 है और प्लस J का मान 1 है, यानी कुल मिला करके 2 2 4 4 1 5 हो गया। फिर क्या करें, 22 निकालिए, 2 गुना 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 2 6। फिर 23 निकाल देते हैं, तो 23 में यहाँ पर ध्यान देना है, 2 गुना 2 और प्लस कितना कर दे 3 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 3 7 हो रहा है। अब क्या करना है, बस इस चीज़ को क्या करना, उठा करके उसमें रख देना। देखिए रख रहे हैं यहाँ पर A इज इक्वल टू, A11 का मान कितना आया था, कितना आया था 3, हाँ तो यहाँ 3 लिखिए। A12 का मान कितना आया था 4, फिर कितना आया था 5, फिर कितना आया 5 6 और 7, लास्ट में इसका ऑर्डर लिख दीजिएगा। तो क्या है 2 क्रॉस 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। आपके पास क्या होगा कि क्वेश्चन दिया जाएगा IJ के फॉर्म में, इस प्रकार से AIJ, फिर उसमें एक चीज़ और दिया हुआ रहेगा, उसका ऑर्डर भी दिया हुआ रहेगा। तो ऑर्डर जब भी दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जनरल रूप में आपको बना लेना मैट्रिक्स। तो जैसे इससे पता चल गया कि 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इस प्रकार से हम इसको जनरल रूप से पहले बना लिए, A11 A12 A13 इस टाइप से बना लिए। बनाने के बाद क्या करना है कि प्रत्येक एलिमेंट्स का मान निकालना है जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। I के स्थान पर पहला रखेंगे और J के स्थान पर दूसरा रखेंगे।
इस टाइप से जब पूरा सोल्व कीजिएगा तो एलिमेंट्स का सभी मान आ जाएंगे, फिर सभी एलिमेंट्स का मान को क्या करना है, जनरल में जाकर के रख देना है, तो वही आपका होगा मैट्रिक्स का मान होगा। ठीक है, देखिए अब आता है मैट्रिक्स के प्रकार आता है। तो मैट्रिक्स के प्रकार में क्या क्या चीज़ आपको देखना है। तो देखिए इसमें इनके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से आता पहला रो मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स आता है, फिर जो है स्केलर मैट्रिक्स आता है, डायगोनल मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। तो ये सभी मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट में करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होती है, केवल एक ही कॉलम। आपको याद रखना है कि कॉलम की संख्या हमेशा एक, रो जितना भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए दो एग्जांपल अभी लिखते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल हम लिखे, आपको बताना कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर लिखे 1 2 3, और यहाँ पर लिखे एक और लिखे है बराबर हम 1 2 और 3। तो आपको बताना है कि ये दोनों में कौन सही और कौन गलत है। हमने ये बताया कि स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होती है, यानी खड़ा लाइन एक ही रहेगा, पड़ा लाइन जैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पर कॉलम की संख्या अगर हम पूछें आपसे, ये C1 C2 और C3, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 3 है। अब इसमें देखिए कॉलम की संख्या कितना है, सिर्फ एक ही है ना, सिर्फ एक ही है। तो इसको आप कहिएगा क्या चीज़, कॉलम मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लिखे यहाँ पर A बराबर 2 4, ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉलम की संख्या कितना है, एक है। और देखेंगे एग्जांपल, A बराबर इस बार लिखे 4 लिखे हैं, है ना। तो कई बार विद्यार्थी तो इसमें फंस जाता है कि 4 लिखे हैं, इसमें रो मतलब रो की संख्या भी उतना ही है और कॉलम की संख्या भी उतना है। तो हम क्या बोले कि आपको कॉलम की संख्या पर फोकस करना है, कॉलम की संख्या पर फोकस करना है। तो कॉलम की संख्या इसमें भी क्या है, एक ही है ना, बस एक ही है। तो उस स्थिति में आराम से आप क्या बोल सकते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक बार फिर से बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब उसमें सिर्फ कितना कॉलम, तो एक कॉलम होता है। ठीक है, अब देखिए और इसको और अगर बढ़िया से याद रखना है तो और याद रख सकते हैं कि इसमें n का मान जो होता है क्या होता है, 1 होता है, यानी एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो n बराबर अगर 1 है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब चलते हैं अगला में। तो देखिए अब अगला है पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। तो आप तो समझ ही चुके होंगे, जब हम सीखे कॉलम मैट्रिक्स समझे तो रो मैट्रिक्स समझना बिल्कुल आसान है। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होता है, तो केवल एक ही रो रहेगा तो उस मैट्रिक्स को आपको क्या बोलना है, तो रो मैट्रिक्स बोलना। देखिए एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1 लिखे, यहाँ पर 2 और 3 लिखे। तो देखिए रो कितना है, एक ही रो है, देखिए एक ही रो है। अगर हम लिख दें A बराबर, हम लिख दें 1 2 3, तो ये हो सकता है। तो देखिए इसमें रो की संख्या R1 हो गया, R2 हो गया और R3 थी। इसमें तो रो की संख्या कितना हो रहा है, इसमें तो रो की संख्या 3 हो गई। तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। तो रो मैट्रिक्स कितना है, ये वाला होगा। ठीक है, यानी कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पड़ा लाइन जो है बस एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा। देखिए सिंगल है ना, सिंगल है तो सिंगल, उस स्थिति में आप इसको बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और एक बात और इसमें याद रखिएगा कि उस समय बताए थे कि n बराबर 1 होता है, तो इसमें होगा क्या चीज, m बराबर 1 है ना। m कहने का मतलब रो की संख्या। ठीक है, m का मान कितना होने का, 1 होने का। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अगला है आपका, ये 3 नंबर हो जाएगा आपका, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्वायर की चर्चा होती है, वर्ग की चर्चा होती है, तो हमें एक चीज़ याद आ जाता है,
लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है, यानी जिस उसकी लंबाई भी बराबर होगी उतना ही होगी जितनी उसकी चौड़ाई है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तभी उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम इस टाइप के बना दिए तो ये वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी चौड़ाई देखिए और इसकी लंबाई देखिए, दोनों में क्या है, बहुत अंतर है, तो इसको आप वर्ग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग कहने का मतलब यही हुआ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होना चाहिए, सेम, यानी जिसकी चारों भुजा बराबर हो, तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या चीज़, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जिसे अनुमान लगा करके भी समझा जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि वर्ग आव्यूह में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है, यानी कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा इसमें। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं पहले। जैसे ए बराबर हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम पूछेंगे कि बताइए ये वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर इसमें देखा जाए तो रो की संख्या कितनी है, तो रो की संख्या 2 है ना, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है, तो कॉलम की संख्या हो गई 3। तो देखिए दोनों तो बराबर है नहीं, तो उस स्थिति में इसको कभी भी आप वर्ग आव्यूह नहीं बोलिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं दूसरा, 1 2 3 4 लिखे है ना। अब देखिए रो कितना 1 2, तो 2 लिखे, और कॉलम कितना 1 2, तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका वर्ग आव्यूह। उसके बाद और देखिए 1 2 3 7 8 6 4 x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रो कितना 1 2 और 3, 1 रो 2 रो और 3 रो, 3 लिख दिए, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। हर साल देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि कोई मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी कोटि क्या होगी, यानी कि उसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि क्या होती है कि जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या होगी, या फिर उसमें कंडीशन पूछा जाता है कि किस कंडीशन पर मतलब सेट करेगा, वर्ग आव्यूह सेट करेगा। तो आपको देखिए क्या है, यहाँ पर जो m का मान होगा और n का मान होगा दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी जैसे देख रहे हैं यहाँ पर m का मान 2 है और कॉलम का मान भी 2 है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो आपको बस इतना याद रखना है, इस चीज़ को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं, फिर आप बहुत आराम से आप इसको याद भी कर सकते हैं। वर्ग कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती है। तो इसमें बस कॉलम और रो की चर्चा हो रही है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, यानी m बराबर m। और देखिएगा तो आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका विकर्ण आव्यूह, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि आप तो इस चीज़ को समझते हैं, जैसे विकर्ण बोला गया, तो विकर्ण कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जैसे ये चीज़ होता है विकर्ण होता है ना, इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो मैट्रिक्स में जो चर्चा की जाएगी तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जो विकर्ण की चर्चा जब की जाएगी ना, तो इस विकर्ण की चर्चा की जाएगी, इस विकर्ण की चर्चा नहीं की जाएगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल कहने का मतलब मुख्य विकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी की चर्चा हमेशा होगी, कभी भी इसकी चर्चा नहीं होगी। तो आप सबसे पहले समझे विकर्ण, यानी कि आमने सामने का जो कोण है दोनों को अगर मिला दें कोई रेखा से तो वही विकर्ण हो गया। और यहाँ पर अगर विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण आप हमेशा याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में जो विकर्ण का आप प्रयोग कीजिएगा तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल का प्रयोग करना चाहिए ना, यानी कि मुख्य विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए, यानी इसी का, और इसी चीज़ की चर्चा की गई है। तो देखिए इसमें विकर्ण मैट्रिक्स का परिभाषा क्या है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका जो मुख्य विकर्ण होगा ना, उसको छोड़ करके अन्य सभी जितने भी सदस्य हैं वो सब जीरो होंगे। उस मैट्रिक्स में विकर्ण को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो उस स्थिति में आप उसको बोलिएगा विकर्ण आव्यूह बोलिएगा, ठीक है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक समझाते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर ए इक्वल टू लिखा 2 4 6 8 9 7 5 6 4। एक बात और हमें बताना था
कि विकर्ण आव्यूह जो होता है वो होता है एक प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब वर्ग आव्यूह होता है, यानी जितना रो रहेगा ना उतना ही उसमें कॉलम की संख्या, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते हैं, विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखें 3×3, अब हम बोलेंगे कि आप बताइए ये विकर्ण आव्यूह है, तो क्या कहिएगा। यहाँ पर हमने क्या परिभाषा में भी बोला कि विकर्ण को छोड़ करके, विकर्ण को छोड़ करके जितने भी होते हैं सदस्य सब क्या होंगे, जीरो। तो देखिए ये विकर्ण हो गया यानी मुख्य विकर्ण, अब इसको छोड़ करके सबको क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। जैसे यहाँ जीरो लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर जीरो जीरो और यहाँ पर भी जीरो। तो देखिए विकर्ण को छोड़ करके अगर सभी को अगर आप कर देते हैं क्या चीज़, जीरो, तो उस स्थिति में उस मैट्रिक्स को आपको डायगोनल मैट्रिक्स कहना पड़ेगा, है ना, यानी कि विकर्ण आव्यूह। एक और एग्जांपल ले लेंगे, देखिए a = हमने लिखा 2 0 3 4। मैं पूछूंगा कि क्या ये, अच्छा पहले ये बताइए इसका कोटि क्या है, तो 2×2 इसका कोटि है। आपको ये बताना है कि क्या ये विकर्ण आव्यूह है यानी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या कहिएगा। देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, ये हो गया मुख्य विकर्ण हो गया, और हम क्या बोले कि मुख्य विकर्ण को छोड़ करके अन्य सभी जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पर ये बेचारा जीरो है, लेकिन यहाँ पर ये बेचारा जीरो नहीं है, यही चौपट कर दिया, और इसी के चलते इसको हम विकर्ण आव्यूह नहीं कहेंगे, ठीक है, नहीं कहेंगे। अगर इसको अगर हम जीरो कर दें तो ये सही का निशान लगा देंगे, यानी होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, हर चीज़ को एकदम आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो चलते हैं अगले। अब देखिए अदिश आव्यूह आ गया, यानी कि आप अदिश राशि सदिश राशि तो पढ़ भी किए थे, है ना, तो वो वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग इसका मतलब मीन होगा, इसका अर्थ अलग होगा। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ कि वैसे विकर्ण आव्यूह, वैसे विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण जो होंगे ना, विकर्ण के सभी जो एलिमेंट्स होंगे सभी एक ही जैसे होंगे, यानी सभी का रूपरेखा क्या होगा, एक ही जैसा होगा। सबसे पहले तो यह समझना है कि अगर कोई अदिश आव्यूह है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो मैट्रिक्स होगा विकर्ण मैट्रिक्स होगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, समझ रहे हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको चीज़ और, उसमें एक चीज़ और प्रॉपर्टी जुटता है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के रूप में, विकर्ण के रूप में, सब होंगे एक जैसे होंगे, तभी उसको क्या बोलिएगा, अदिश आव्यूह बोलिएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं, यहाँ पर a = हमने लिखा 1 0 0, है ना, 0 2 0 0 0 3। हम पूछेंगे ये 3×3 का है ना, हम अगर आपसे पूछें कि बताइए क्या ये विकर्ण आव्यूह का उदाहरण है, तो हाँ है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये अदिश आव्यूह का उदाहरण है, तो आपको हमने क्या बताया कि ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये सभी जितने भी इसमें सदस्य हैं, जैसे 1 लिखे 2 लिखे 3 लिखे, जितने भी सदस्य हैं वो सदस्य का रूपरेखा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब जा करके आप क्या कर पाओगे, इसको बोल पाओगे अदिश आव्यूह। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 5 लिख दिए, ठीक है, इसको भी हम 5 ही लिख दें, और इसको भी हम क्या लिख दें, 5 ही लिख दिया हमने, है ना। तो उस स्थिति में आप इसको क्या बोलिएगा, विकर्ण सॉरी अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पर 4 लिखे 0 लिखे 0 लिखे 4 लिखे, है ना। अब देखिए यहाँ पर विकर्ण का मान देखिए 4 और 4, तो 4 4 यहाँ पर दोनों सेम है, और अन्य सदस्य जो हैं वो क्या हैं, शून्य है। तो विकर्ण भी हो गया, और इसके जो विकर्ण में जो भी सदस्य एक ही जैसे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अदिश आव्यूह। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे आपको बताना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे, लिखे 2, आप अपने मन में बोलिएगा, ठीक है, 2 लिखे, यहाँ पर 0 लिखे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 लिखे, और यहाँ पर 2 लिखे। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो
मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह है? तो क्या कहिएगा? अब आप लोग मन में बोल लिए होंगे, चलिए अब हम भी बोल लेते हैं। यहाँ पर शून्य है और यहाँ पर शून्य नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि यह विकर्ण आव्यूह नहीं है। जब विकर्ण आव्यूह नहीं है तो इसको खाक बोलिएगा, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर शून्य होता तब ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता, डायगोनल मैट्रिक्स भी होता। ठीक है, तो आप आराम से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखिए तत्समक आव्यूह की चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बस एक बार सुनना है, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे तो पूरा क्लियर हो पाएगा। देखिए वैसे विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण सभी इकाई होते हैं, जिसके विकर्ण के सभी सदस्य क्या होते हैं? इकाई होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है, और वो कैसा मैट्रिक्स है? वो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी विकर्ण आव्यूह है। और उसके जो विकर्ण है तो उनके जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य का मान होना चाहिए कितना? एक होना चाहिए। इकाई कहने का मतलब एक। तब उस स्थिति में आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। जैसे ए बराबर हमने लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हम पूछेंगे, ये 3x3 का है, हम पूछेंगे आपसे कि आप मुझे बताइए कि क्या ये तत्समक आव्यूह है? हमने क्या बताया, इसका क्या रूल है पकड़ने का? कि वो होना चाहिए, विकर्ण होना चाहिए। विकर्ण है, विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इसमें एक चीज़ और समझना है कि ये जो सदस्य हैं, विकर्ण का जो सदस्य हैं, वो सभी सदस्य होना चाहिए कितना? एक एक होना चाहिए। सभी का मान होना चाहिए एक 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 होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए था? एक लगाना चाहिए था, एक एक, और यहाँ पर भी एक लगा दिए। ठीक है, अब इसको आप क्या बोल सकते हैं? तत्समक आव्यूह। एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे लिखे बी बराबर 1 0 0 1। ठीक है, तो देख रहे हैं ये 2x2 का है, और इसका जो विकर्ण आप देख रहे हैं, विकर्ण तो एक एक है, तो उस स्थिति में आप इसको क्या बोलिएगा? तत्समक आव्यूह बोल पाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सूचित जो किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। आप हमेशा देखिएगा कि जब क्वेश्चन हम बनाएंगे आगे तो आई कहीं कहीं नजर आएगा। ठीक है, तो आई जब नजर आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो तत्समक आव्यूह है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जानते हैं कई बार ऐसा लिखा हुआ रहता है, जैसे हम यहाँ पर लिखे I2 लिखे, तो इसका मतलब क्या है? और यहाँ पर I3 लिखे, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है कि इसका जो कोटि है ना, कोटि 2x2 का है, यानी कि इसमें जो होंगे 2 रो होंगे और 2 कॉलम की संख्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर I3 लिखे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी कोटि जो होगी, यानी कि 3x3, यानी कि रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या भी 3 थी। इसी चीज़ को बोला जाता है क्या चीज़? तत्समक आव्यूह। आप आराम से पढ़िए, कोई प्रकार की दिक्कत होगी तो बोलिए कमेंट करके। अब देखिए नंबर जो भी है आप दे लीजिएगा। ठीक है, अब शून्य आव्यूह की चर्चा होगी, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब तो जीरो से समझ में आ ही रहा है कि वैसे मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक सदस्य का मान क्या होगा? शून्य होगा, यानी जितने भी उसमें सदस्य होंगे, एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, वो सभी का मान क्या होगा? शून्य होगा, चाहे वो जो भी कोटि का हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो। तो उस स्थिति में आप इसको क्या बोल पाइएगा? शून्य आव्यूह। यानी कि देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं 0 0 0 0। ठीक है, तो देख रहे हैं ये 2x2 का है। अब देखिए किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी क्रॉस में हो सकता है, यानी इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का मान अगर शून्य है तो उस स्थिति में आप उसको क्या बोलिएगा? जीरो मैट्रिक्स बोलिएगा, शून्य आव्यूह बोलिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा बी, यहाँ पर 0 0 0 है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी सदस्य क्या हैं, इसमें भी क्या नजर आ रहा है? 0 0। तो इसको भी आप क्या बोलिएगा? जीरो मैट्रिक्स बोलिएगा। अगर अच्छा एक बात और सुनिए, अगर हम बोलेंगे इसकी कोटि क्या है तो क्या बोलिएगा? रो कितना है? 1 है, क्रॉस कॉलम कितना? 1 2 3, यानी कि 1x3 लिखेंगे। अच्छा जी, और देखते हैं आगे।
इसमें लिखे हैं इस बार c इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसकी कोटि क्या है 3 क्रॉस 3। तो इसमें भी सभी सदस्य क्या है 0, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं 0 मैट्रिक्स। अब देखिए इसको सूचित जो किया जाता है वो किया जाता है ओ से सूचित किया जाता है, ओ है ना। एक बार ऐसे करके लिखे ना कि क्या लिखा है बेटा, तो बताया क्या चीज़ कि सर ये तो 0 लिखा हुआ था। 0 भैया 0 हमेशा लिखिएगा ऐसे, है ना, थोड़ा लंबा करके। खैर कोई बात नहीं, हम लोग समझ जाते हैं। यहाँ पर भी उसी टाइप से लग रहा होगा कि वो लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर 0 है। तो हमें लिखना चाहिए था कैसे, ऐसे, तो हो नहीं पाता। अब एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा इसके लिए कि इस टाइप से अंडा के आकार के बनाना है, फिर वो 0 होगा। ऐसे भी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 0 मैट्रिक्स हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक जो होगा अवयवों की समानता। समानता कहने का मतलब हो गया कि कंपेयर करके उसको हल करने के लिए अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले। चलिए देखिए अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि कंपेयर वाला क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा ए आई जे लिखा, ठीक है। एक और मैट्रिक्स है बी आई जे लिखा। अब देखिए समानता कहने का मतलब क्या हुआ, समानता कहने का मतलब हुआ कि ए को बराबर कीजिए बी से कीजिए। तो जब ए को बराबर बी से कीजिएगा तो आप ए को क्या लिख सकते हैं, आप ए को लिखिएगा ना ए आई जे, और इसको क्या लिख पाइएगा बी आई जे। और एक बात हमेशा याद रखना, बात ये याद रखना कि जब भी हम समानता का प्रयोग करेंगे यानी इक्वलिटी दोनों को बराबर करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि जो कोटि होगा इसका, जो कोटि होगा इसका, अगर मान के चलिए 2 क्रॉस 2 के रूप में है तो ये भी होना चाहिए 2 क्रॉस 2 के रूप में होना चाहिए। अगर ये 3 क्रॉस 3 के रूप में है तो ये भी होना चाहिए 3 क्रॉस 3 के रूप में होना चाहिए। तब उस स्थिति में आप क्या कर पाइएगा, इसको बराबर करके लिख सकते हैं। अगर नहीं होगा, कोटि अलग अलग होगा, तो फिर उस स्थिति में गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे एम क्रॉस एम लिख दिए। अब देखिए कुछ इसमें हमें क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल करना है, और एग्जाम्पल जब समझाएंगे तो फिर बहुत अच्छा से समझ में आएगी, है ना। जैसे हमने लिखा ए बराबर एक्स वाई जेड और पी लिख दिया, और फिर लिखेंगे यहाँ पर बी लिखे, और यहाँ पर मान के चलिए कि हमने लिखा 5 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये दोनों जो है बराबर है, आपस में क्या है बराबर हैं, यानी कि ए बराबर बी है, यानी ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं। और बराबर क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए दोनों की कोटि भी क्या है समान है, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान लिखिए, ए का मान कितना है, ए का मान एक्स वाई जेड और क्या है भैया पी। और देखिए बी का मान कितना है 5 है 6 है 0 है और कितना 7 है। तो देखिए जब आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना तो आप याद रखिएगा कि इसका A11 है तो इसका A11 से ही बराबर करेंगे, यानी ई इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा और ई इसके बराबर होगा। यानी मैं पूछूं कि x का मान कितना है, तो x का मान क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, x का मान 5 होगा, y का मान कितना होगा 6, तो y का मान 6 बोल देंगे। अच्छा जी, z का मान कितना होगा 0, और p का मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कंपेरेबल क्वेश्चन जो आएगा, तो कंपेरेबल क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको दे दिया जाएगा और दोनों आपस में क्या करना है बराबर करके, और बराबर करके और जो एलिमेंट्स है यहाँ पर उसी एलिमेंट्स के बराबर करना है, यानी कि पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर पाइएगा। एक एग्जांपल और देखेंगे, इसके साथ आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा पहले एक्सरसाइज के लिए। तो पहले एक्सरसाइज का जो वीडियो बनाया जाएगा वो कल तक बना दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि कल तक बना दिया जाएगा, तो आप लोग को फायदा हो पाएगी, है ना। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको देखना है कि x प्लस 3 यहाँ लिखा हुआ, तो x प्लस, अच्छा इसमें एक चीज़ और नहीं बताया हम, हाँ देखिए x प्लस 3 यानी कि पहला एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट से क्या करना है बराबर करना है। तो देखिए इसमें पूछा क्या चीज़ कि आप
एक्स का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए, जेड का मान निकालिए और क्या जी ए का मान निकालिए और क्या इसमें है बी का मान निकालिए। तो यह सभी मान को क्या करना निकालना है। तो देखिए आराम से इसको सोल्व कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा x+3, तो आप ही बताइए x+3 का मान कितना होना चाहिए, 0 0 लिखे है ना। अब बताइए प्लस में उधर जाने का तो माइनस में, यानी x का मान कितना हो गया -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से बनाए, यहाँ पर लिखते हैं z प्लस कितना 4, z+4 का मान कितना है 6 है। तो z बराबर बताइए 6 इधर है और इसको 4 को उधर भेज दीजिए, तो 4 हो गया, यानी कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर तीसरा 2y-7 बराबर कितना लिखा हुआ है, नीचे ही सोल्व कर लेते हैं। 2y-7 = 3y-2 है ना, माइनस प्लस पर काफी ध्यान देना। 2y, y वाला को एक तरफ कर लीजिए है ना, y वाला को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये प्लस में था, जात जात को एक तरफ बिना, और जो अलग मतलब एक जात के जितने भी होंगे उसको एक तरफ करना है और अलग जात वाले को एक तरफ कर देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2y लिखे और ये प्लस है, इसको इधर ले आए तो माइनस में 3y हो गया। देखिए -2 पहले से था। अच्छा जी, चिन्ह चेंज हो जाएगा इसमें, -7 है बराबर के अगर उस ओर भेजिएगा तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा तो 7 आ गया ना। अच्छा अब देखिए 2y में 3y घटाइएगा कितना आएगा बताइए, तो -y आएगा। 2 रुपया आपके पास है और 3 रुपया कोई मांग लिया तो 1 रुपया आप उधार मांगिएगा ना किसी से, यानी आप कर्जा में चले जाइएगा क्या। और 7 में 2 घटाइएगा तो 5, अभी माइनस को उधर भेज दीजिए, y बराबर कितना -5। कभी विद्यार्थी ये नहीं सोच ले कि सर जो है ना माइनस प्लस सिखाना चालू कर दिए, तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स का नींव जो है इसी पर बनता है। तो देखिए ये y का मान हो गया। अब आपको निकालना a का मान निकालना है, तो a माइनस ये a लिखे हैं, a-1 बराबर कितना है -3 है। अब -1 को उधर भेज देना है, तो a बराबर -3 पहले से ऑलरेडी था, +1 लिखे हैं, तो a का मान हो गया -3 + 2। 3 रुपया कर्जा था, 1 रुपया दे दिया, 2 रुपया अभी भी कर्जा है। कर्जा समझते हैं ना, उधारी उधारी। उसके बाद देखिए अब b का मान निकालना है, किसका b-3। तो b-3 बराबर कितना है 2b + 4। अब देखिए b लिखे, यहाँ पर प्लस में 2b है तो 2b को इधर ले आइए खींच करके, तो यहाँ पर 2b लिखे, अब बराबर में पहले से 4 था और माइनस में 3 है, इसको अगर उधर भेजेंगे तो 3 हो गया प्लस में। अब देखिए b में 2b घटाएंगे तो -b हो गया और 4 3 7 हो गया। अब माइनस को क्या करिएगा, यही रखिएगा, माइनस को उधर भेज देना बराबर के उधर, इस प्रकार से हो गया -7 हो गया। अब बोलिए x का मान अभी कितना निकाले थे, चलिए नीचे लिखते हैं, x का मान निकाले थे -3, y का मान कितना आया था -5 और z का मान कितना आया था 2 आ गया था। अच्छा जी, और a का मान कितना आया था, a का मान आया था -2 और b का मान आया था -7। तो इस प्रकार से मान आप निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है चालू करिए और जो पहला एक्सरसाइज है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगी तो एक्सरसाइज का वीडियो बना करके भेजा जाएगा। धन्यवाद।